नमस्कार। हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमारी, उन अभिक्रियाओं को हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन। हम लोग इस बिंदु में पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन है। उन सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास जो अभिकारक हैं उनकी संख्या है या फिर जितने भी अभिकारक हैं वो मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात हमारे पास ए और बी, ये कोई दो अभिकारक हैं, ये दोनों मिलके एक ही उत्पाद बनाए, यानी कि ए बी बना रहे हैं। इधर हमें दिख रहे हैं कि ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, और दोनों मिलके एक ही उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक या फिर दो से अधिक अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बन गई? दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसमें एक से अधिक या फिर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया को कहा जाता है योगात्मक या फिर इसको बोला जाता है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। तो आप लोगों को ये तीनों ही नाम याद रखने हैं कि संयोजन अभिक्रिया की जगह एग्जाम में योगात्मक, संयुग्मन आदि भी नाम आ सकते हैं। हमें इनके अंग्रेजी में कॉमन नाम है एडिशन रिएक्शन, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होंगे। मैंने पहले आपको ये वाला फार्मूला बता दिया है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि ए प्लस बी मिलके ए बी बनाते हैं, अर्थात दो अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो हमारे पास उदाहरण आ गया कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और वो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का अणु बनाते हैं, यानी कि H2 + O2 मिलके H2O बना देंगे। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास H2 + I2 यानी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद को बनाएंगे, ऐसी अभिक्रिया को हम बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन के जस्ट विपरीत, यानी कि जैसे संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे थे, तो अब हमारी दूसरी अभिक्रिया है, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
या फिर इसको कह देते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में देखा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक है वो टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे संयोजन में हुआ था उसका उल्टा। यानी कि जैसे हमारे पास एक अभिकारक है ए और बी, ये एक अभिकारक हो गया। अब ये अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। यानी कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। यानी कि हमारे पास कोई एक अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं, क्या उदाहरण होंगे। इस अभिक्रिया में हमारे पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये टूटेगा तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, यानी कि दो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि आप लोगों को संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रिया एक साथ याद रखनी है। संयोजन में याद रखना है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन में जस्ट इसका उल्टा, एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। कभी कभी इस अभिक्रिया को विस्थापन की जगह प्रतिस्थापन भी कहा जा सकता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास कोई दो प्रकार के या अलग अलग प्रकार के यौगिक या फिर अणु हैं, तो हम उनकी अभिक्रिया आपस में करवाएं। जैसे मेरे पास कोई यौगिक है, जैसे AB, ये कोई यौगिक है। अब मैं इसकी अभिक्रिया किसी अन्य क्रियाशील तत्व के साथ करवा दूं, यानी ये पावरफुल ज़्यादा है C के साथ, तो क्या होगा कि ये जो C है वो इस यौगिक में से उससे कम जो क्रियाशील तत्व है उसको क्या करेगा, हटा देगा और एक नया पदार्थ बना देगा नया बना देगा CB, और एक को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी कि हमारे पास जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, हमारे पास कोई जो यौगिक है उस यौगिक को हम किसी अन्य तत्व से, क्रियाशील तत्व से क्रिया करवा दें, तो क्या होगा कि जो हमारा क्रियाशील तत्व है उस यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा और एक नया पदार्थ बना देगा यहाँ पे, और उस कम क्रियाशील तत्व को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो क्या परिभाषा बन जाएगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ या फिर एक क्रियाशील
तत्व, एक क्रियाशील तत्व, एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो हमें याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण में क्या आएगा, जैसे हमारे पास एक यौगिक है कॉपर सल्फेट CuSO4 और उसकी अभिक्रिया अगर हम जिंक धातु से करवा दें तो हमारे पास बन के आएगा कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को हटा देगा जिंक और बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारा उदाहरण हो गया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम जिंक धातु के टुकड़े अगर डालते हैं तो ये जिंक धातु सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो विस्थापन प्रक्रिया में हमें ध्यान रखना है कि क्रियाशील तत्व है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अगली अभिक्रिया है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास दो कोई अलग अलग पदार्थ है या फिर दो अलग अलग कोई यौगिक है, तो वो आपस में आयनों का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे या फिर एक दूसरे को हटा देंगे। जैसे विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जैसे एक अभिकारक है AB, एक अभिकारक है और उसकी अभिक्रिया अगर हम दूसरे अभिकारक CD से करवा दें तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को हटा देंगे। उनके आयनों में से एक दूसरे तत्व को ये आपस में हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, जैसे यहाँ से A है वो B को हटा के D से जुड़ जाएगा और इधर B है वो A से हट के C से जुड़ जाएगा, यानी कि नए पदार्थ बनाएंगे। जैसे B थे वो A की जगह AD बना देगा और जो CD था उसकी जगह बना देगा ये CD। तो हमारे पास दो नए प्रकार के यौगिक बन के आ गए। तो उन्होंने क्या कर लिया कि अपने जो आयन है या फिर अपने जो यौगिक के अंदर अणु है उनका आपस में विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन कर लिया। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आपस में स्थानांतरण कर लेते हैं, कर लेते हैं। आपको याद रखना है कि विस्थापन में क्या हो रहा था कि अभिकारक है वो एक क्रियाशील तत्व है तो दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे रहा था, जबकि द्विविस्थापन में क्या हो रहा है कि दोनों ही आपस में अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। यहाँ पर स्थानांतरण जो हो सकता है आदान प्रदान भी आप कह सकते हो, आदान प्रदान कर लेते हैं या फिर एक दूसरे के साथ क्रिया कर लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास हो जाएगा, उदाहरण हमारे पास उदाहरण निकल के आ जाएगा। जैसे AgNO3
जब इसकी अभिक्रिया हम करवा दें KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, AgCl हमारे पास बन के आ जाएगा AgCl, यानी कि यहाँ से Ag ने क्रिया कर ली Cl के साथ, तो हमारे पास दूसरा उत्पाद बन जाएगा KNO3। इस प्रकार से हमारे पास जो अभिक्रिया थी कि AgNO3 की अभिक्रिया हम KCl से करवाते हैं तो HgCl प्लस KNO3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो द्विविस्थापन है अभिक्रिया है, उस द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन है वो आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं, द्विविस्थापन के बाद हम अगली अभिक्रिया देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं अपचय उपचय अभिक्रिया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये, 4 अभिक्रिया पढ़ ली है। 5वें नंबर की अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है अपचयोपचय, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 प्रकार की अभिक्रिया हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है, जिसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है। अब ये होता क्या है तो हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण, और दूसरी है अपचयन। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचय अभिक्रिया। अब इन दोनों को अलग अलग हम देखते हैं कि उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन O2 की संख्या यानी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो, यानी कि ऑक्सीजन है उसकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, या साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि नहीं हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो, हाइड्रोजन की संख्या में कमी होनी चाहिए, कमी हो। यानी कि हमारे पास 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। उपचयन अभिक्रिया में ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में तो वृद्धि हो, और अगर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है तो वहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में हमें क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोल देंगे उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण देख लेते हैं, क्या उदाहरण हो सकता है। उदाहरण जैसे मैंने क्या किया, हमारे पास कार्बन है, उस कार्बन की क्रिया मैंने किससे करवा दी, कार्बन की क्रिया मैंने करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इधर देखो, इधर कार्बन की संख्या के साथ ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, जबकि इधर हम देख रहे हैं उत्पाद में तो ऑक्सीजन की संख्या इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन की संख्या में पहले कमी थी या फिर ऑक्सीजन की संख्या नहीं थी, और अब उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई, तो ये हो जाती है अपनी उपचयन अभिक्रिया। दूसरी वाली देख लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, रिडक्शन भी बोलते हैं इसको, कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगी, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगी, वह ऑक्सीजन की संख्या में कमी
या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या वहाँ नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो सकती है, या वो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी हो। तो हमें याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो या फिर हाइड्रोजन की संख्या में हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। नाम याद रखना, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो। आप लोग एक शॉर्ट तरीके से आप ध्यान रखोगे कि इसमें क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन की संख्या माइनस हो रही है और ऑक्सीजन की संख्या प्लस हो रही है, इस प्रकार से आप याद रखोगे। इसी प्रकार से अपचयन में क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन की संख्या कम हो रही है और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इस प्रकार से याद रखोगे, H प्लस O माइनस मतलब अपचयन है, H माइनस O प्लस मतलब उपचयन है। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उदाहरण हम देखेंगे, देख लेते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे हमारे पास जल है और ये जल क्या होगा, जल अगर टूटे तो हमारे पास H2 प्लस O2 बनेगा। तो हम लोग इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या थी, जबकि अब उत्पाद में देख रहे तो ऑक्सीजन की संख्या निकल गई। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या में भी ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों ही अभिक्रिया साथ में हो तो हम उस अभिक्रिया को बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ में उदाहरण हम देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा कि या तो ऑक्सीजन की संख्या, रेडॉक्स अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, हाइड्रोजन की संख्या में कमी भी हो सकती है, साथ ही साथ अपचयन की जो बात है वो भी इसमें हो सकती है। जैसे हमारे पास अभिक्रिया है, उदाहरण हम इसका लेते हैं। जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक, अब इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी कॉपर से CuSO4 के साथ, तो हमारे पास ये बन गया, क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगा। हम लोग इधर देख रहे हैं कि इधर जिंक में कोई ऑक्सीजन नहीं है और इधर हम देख रहे हैं जिंक के साथ ऑक्सीजन की संख्या में जुड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो हो रहा है उपचयन, इसका क्या हो रहा है, उपचयन। जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट में इसमें ऑक्सीजन है और यह बदल रहा है किसमें, कॉपर में। इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन। तो ऐसी जो भी अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही घटना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही घटनाएं, उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है।
चौथा हमने क्या देखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों अभिकारक हैं वो अपने आयनों का आपस में स्थानांतरण कर देते हैं या फिर आदान प्रदान कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखा रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचय अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही घटना होती है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया में हमने जाना कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो, साथ ही अगर ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें कमी आए या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो बाहर निकले तो उपचयन होगा। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा अपचयन है उसमें देखा कि वहाँ पर जस्ट उपचयन का उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो या फिर हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो तो उसको बोलते हैं हम अपचयन। और जहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ में हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।